हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। यह हमारा स्टाफिंग के ऊपर वीडियो नंबर 4 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी के एलिमेंट्स के बारे में। यानी कि अभी तक जो 3 वीडियो हमने देखा है उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के बारे में हम लोगों ने सीखा। और हम लोग लास्ट वीडियो में जो बात किए थे वो बात किए थे एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग के बारे में। एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग आपका बेसिकली 3 एलिमेंट होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लास्ट जो 3rd पार्ट था उसमें हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़े थे और आज के इस वीडियो में ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर समझते हैं कि ये ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग क्या है आपका, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है यहाँ पर। पहला कंपोनेंट है रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन एंड फिर ट्रेनिंग है। तो रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। तो रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने ये सीखा कि रिक्रूटमेंट में हम लोग एप्लीकेंट्स को इनवाइट करते हैं। लार्ज जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको फिल करने के लिए हम लोग एप्लीकेंट्स को इनवाइट करते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट का मेन पर्पस होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें ताकि उतना अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस हो पाए। यानी कि रिक्रूटमेंट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। 2 तरीके का रिक्रूटमेंट देखे थे, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, है ना। और इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड मेथड भी हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन हमारा पहला प्रोसेस होगा, सेकेंड एलिमेंट है। तो सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन मतलब होता है फाइंडिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग पर्सन, डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग पर्सन जो कि आपके वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए सूटेबल है। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बंदा जो भी जॉब पोजीशन वैकेंट है उस जॉब पोजीशन के लिए वो बंदा बेस्ट है। जो भी सेलेक्ट करेंगे वो बेस्ट होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सिलेक्शन प्रोसेस अगर सक्सेसफुल हुआ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो भी एम्प्लॉय होंगे वो एफिशिएंट एम्प्लॉय होंगे, है ना। तो सिलेक्शन को सक्सेसफुल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, जितना ज़्यादा बेस्ट मैनर में किया जाएगा, वो उतना ज़्यादा जितने भी कैंडिडेट है उनको फील होता है कि हाँ कि ऑर्गेनाइजेशन अगर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा बेस्ट पॉसिबल मैनर में सेलेक्ट कर रहा है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में और एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहा है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि एम्प्लॉय को भी लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ने जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सीरियस है अबाउट देयर सिलेक्शन, अबाउट देयर वर्क, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉय, एफिशिएंट एम्प्लॉय एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप फॉलो होता है। और पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर सिलेक्शन टेस्ट जो होता है ये रिटेन मैनर में होता है जिसमें बहुत सारे टाइप है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। फिर 3rd स्टेप है आपका, अगर ये क्वालिफाई कर जाएगा तो वो फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद उसका बैकग्राउंड चेक होगा। बैकग्राउंड चेक करने के बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकली वो फिट है कि नहीं, फिर जॉब ऑफर और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब होता है कि जो बंदे, अब देखिए बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि कुछ कैंडिडेट जो है फॉर्म जो अप्लाई करते हैं गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं, रॉन्ग डिटेल फिल कर देते हैं। तो जो बंदा गलत फॉर्म भरा है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, उनको पहले रिजेक्ट किया जाता है।
जो फॉर्म गलत तरीके से भरे हैं, या फिर कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इंजीनियर वैसे इंजीनियर को रिक्रूट करना है जो क्वालिफाइड है, बट जो लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया वो भी अप्लाई कर दे रहा है। या फिर मान लीजिए अकाउंटेंट का सिलेक्शन करना है, और अकाउंटेंट के लिए हम लोगों ने ये टर्म्स एंड कंडीशन लगाया कि वो बंदा जो सीए क्वालिफाइड है और 5 साल का एक्सपीरियंस है उसी को जॉब मिलेगा। तो कुछ ऐसे सीए हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अप्लाई कर दिए। तो उस केस में क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में सबसे पहले उनको रिजेक्ट करेंगे। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब होता है रिजेक्टिंग एप्लीकेंट्स विच आर नॉट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स या फिर रिक्रूटमेंट नॉर्म्स, है ना। तो जो गलत तरीके से फॉर्म भर देते हैं या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, उनका जो फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब कुछ कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे या कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे सिलेक्शन टेस्ट में। अब ये जो टेस्ट है, टेस्ट देखिए बेसिकली आप जानते हो कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट होता है। अब टेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से सेट कर सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जैसा नीड है, ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरीके का एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है उस तरीके का वो टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो 5 टेस्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है, ये बेसिकली अब कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट है कि ये इस तरीके का भी टेस्ट हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन यही टेस्ट फॉलो करे। हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अलग टेस्ट मोल्ड करे, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन नीड, टेस्ट का जो पैटर्न है वो आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। मगर कॉमन जो है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या चेक करते हैं, हम लोग मेज़र करते हैं इंटेलिजेंस कोसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इंटेलिजेंस यानी कि वो कितना पॉजिटिवली कितना वो इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल क्या है। यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट में हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं कि वो स्पॉन्टिनिटी के साथ जजमेंट कर पाता है कि नहीं। जजमेंट कहने का मतलब क्विक डिसीजन, है ना। क्विक डिसीजन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में वैसे एम्प्लॉय का जरूरत है जो क्विक डिसीजन लेने में कैपेबल है। ऑन द स्पॉट किसी भी तरीके का कंडीशन हो, जैसे आप मैनेजर बनने वाले हैं, अब मैनेजर हैं मगर आप जजमेंट आप नहीं ले पाते हैं, आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाते, आप में वो इंटेलिजेंस नहीं है ना, आईक्यू उतना नहीं है, तो फिर दिक्कत है ना। तो इंटेलिजेंस टेस्ट कहने का मतलब आईक्यू लेवल चेक करना कि आप कितना कैपेबल हैं। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कहने का मतलब आप में कितना पोटेंशियल है नए चीज़ों को सीखने का। जैसे आप जो जान रहे हैं, चलो वो तो बहुत अच्छी बात है, आप चीज़ों को समझते हैं, बहुत चीज़ जानते हैं, है ना। मगर आप जानते हैं बिजनेस करने का तरीका चेंज होता है, मार्केट में नए नए चीज़ें आते रहते हैं, तो वो नए थिंग्स को, नए टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कर पाओगे कि नहीं, इसका टेस्ट हम लोग कैसे देखते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट से। यानी कि आप में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना है, आप न्यू स्किल को कितना जल्दी सीख पाते हो, ये चेक करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका ये देखते हैं आप कितने इमोशन हैं, आप में कितना इमोशन है, कैसा आपका पर्सनैलिटी है, कैसा आपका फिजिकल अपीयरेंस है, किस तरीके से आप मोटिवेट करते हो अपने सुपरवाइजर्स को, किस तरीके से, है ना। बेसिकली पर्सनैलिटी आपका कैसा है ये आपका देखा जाता है। ट्रेड टेस्ट में देखते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब एग्जिस्टिंग नॉलेज मतलब, अब जैसे आप अकाउंटेंट का जॉब के लिए आए हैं तो अकाउंटिंग का कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, अकाउंट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। टैक्सेशन एक्सपर्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो तो टैक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो टेस्ट दे रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रेड टेस्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ाई किए हो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कितना नॉलेज है ये चेक करना। एंड लास्ट है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट मतलब कि ये चेक करना कि आपका और भी इंटरेस्ट क्या है। और इंटरेस्ट कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग के साथ साथ और मेरे पास क्या इंटरेस्ट है और किस चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं, किन के बारे में बात करते हैं, ये होता है इंटरेस्ट टेस्ट में। यानी कि इंटरेस्ट टेस्ट में एम्प्लॉय का चेक किया जाता है ये कि आप कितना इंटरेस्टेड है किसी भी काम को करने के लिए, या फिर किसी भी काम को आप कितना ईजिली सीखिएगा
ये आपका इंटरेस्ट टेस्ट से पता चलता है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब आप सिलेक्शन टेस्ट पास कर जाते हैं, सिलेक्शन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, देन आपको देना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कहने का मतलब कि भाई इंटरव्यू होगा। अब देखिए इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, एक्सपर्ट का पैनल बैठता है जो हर सब्जेक्ट में अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोग आपका बॉडी लैंग्वेज देखेगा कि किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके बोलने वक्त आपका चेहरा का एक्सप्रेशन क्या था। अब जब इंटर किए तो गेट इंटर किए तो गेट से अंदर आने का क्या तरीका था, आप एटिकेट कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है। और साथ ही साथ इंटरव्यू का खास बात क्या है ना कि बॉस जो है या फिर कंपनी जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑन द स्पॉट चेक कर लेता है। आप कितने कॉन्फिडेंट है ये इंटरव्यू में ऑन द स्पॉट पता चल जाता है। तो इंटरव्यू एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कहने का मतलब एम्प्लॉय का इंटरव्यू होता है, ओरली क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरफ से जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चंस होना चाहिए वो एक्सपर्ट लोग पूछते हैं, एक्सपर्ट का पैनल बैठता है और कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है एम्प्लॉय का, है ना। अच्छा, इंटरव्यू का खास बात क्या है कि अगर एम्प्लॉय को कुछ क्वेरी करना है, यानी कि एम्प्लॉय कुछ जानना चाहता है, टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी वगैरह, कहाँ जॉब लोकेशन होगा, कब तक वैकेंसी, कब तक जॉब मिल जाएगा, कॉल लेटर कब तक मिलेगा, ये इंटरव्यू में आप पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू का खास बात क्या है कि एम्प्लॉय को, जो बंदा काम करना चाहता है, उसके मन में अगर कोई क्वेश्चन है जॉब को लेके तो वो भी वहाँ पे क्लियर कर सकता है ऑन द स्पॉट। फिर नेक्स्ट है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक होगा। ये चेक करना कि भाई कहीं आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है, कहीं आपके ऊपर कोई मर्डर का केस या फिर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, ये चेक करना, जो कि हर कंपनी करती है। कल को आप कहीं जॉब करोगे तो आपका जब जॉब लगेगा तो ये कंपनी चेक करेगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन कहने का मतलब सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करना कहने का मतलब देखिए जिनका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, टेस्ट में क्वालिफाई हो गए, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्वालिफाई हो गए, बैकग्राउंड भी चेक हो गया, तब बनेगा सिलेक्शन लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट जाएगा मैनेजर्स के पास। अब मैनेजर उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि कौन बंदा सेलेक्ट होगा, कौन बंदा सेलेक्ट नहीं होगा, यानी कि इस मैनेजर्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। फिर सिलेक्शन लिस्ट में कुछ बंदों का सिलेक्शन हुआ, कुछ बंदों का रिजेक्शन हुआ, वो मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे करता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, ये चेक करना कि भाई आप फिजिकली फिट है कि नहीं। अगर फिजिकली फिट ही नहीं हो तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद होता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर कहने का मतलब अब आपको अगर मेडिकल एग्जामिनेशन ओके है, सब कुछ ओके है, तो जॉब ऑफर किया जाएगा। मतलब अब आप अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब ऑफर कहने का मतलब अपॉइंटमेंट लेटर देना। अपॉइंटमेंट लेटर में सब कुछ लिखा हुआ रहता है, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, कहाँ पर आपको पहले रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, और एक इनफ समय दे दिया जाता है एम्प्लॉय को कि आप इतने दिन के बाद अपने आप को रिपोर्ट करेंगे इस ऑफिस में, इस लोकेशन पे, और आपको यहीं सिखाया जाएगा कि आपका क्या जॉब होगा। लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, यानी कि कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, क्या जॉब लोकेशन रहेगा, कितने देर काम करना पड़ेगा, किस टाइप का काम होगा आपका, और साथ ही साथ आपको कितना सैलरी मिलेगा, ये सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में रहता है। फिर कभी कभी क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड पे एम्प्लॉय को रखा जाता है। ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए कल को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़िएगा या फिर किसी बैंक में, मान लीजिए आप इंटरव्यू दिए किसी प्राइवेट बैंक में, तो आपको स्टार्टिंग में 6 महीना के लिए या फिर 3 महीना के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है, सिलेक्शन तो हो चुका है मगर परमानेंट जॉब नहीं मिला अभी, यानी कि आपको आपका मैनेजर वॉच करेगा, देखेगा कि आप सही से काम कर पाते हो कि नहीं। इंटरव्यू में तो सब कुछ अच्छा था, सारा चीज़ नॉलेज था, मगर प्रैक्टिकली आप काम नहीं कर पा रहे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन आपको बाहर का रास्ता दिखला सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी रहता है। प्रोबेशन पीरियड कहने का मतलब कि कितने समय के लिए आपको मिनिमम पेरोल बेसिस पे, यानी कि विदाउट परमानेंट बेसिस पे आपको काम करना है। इस अगर प्रोबेशन पीरियड क्वालिफाई कर गए अच्छे से, 3 महीना अच्छे से टिक गए,
सब कुछ सही रहा, तब फिर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, देन आप स्मूथली काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गए तो आप काम चोरी करोगे, वो आपको फिर तो बॉस आपका बात मतलब आपकी बात तो कैरी ऑन करेगा ही, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए एक ग्राफ हम बनाए हैं, ग्राफ आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे सिलेक्शन टेस्ट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले सोर्स ऑफ एप्लीकेशन एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, कुछ भी हो सकता है। अब दोनों का होगा क्या, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दोनों का क्या होगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग अगर ओके है, इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ओके, हाँ ओके, तो ओके है तो इधर जाएगा यस, और अगर ओके नहीं है तो रिजेक्ट, क्या होगा, रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट सारा रिजेक्ट यहाँ रिजेक्ट होते चला जाएगा। यस, प्रिलिमिनरी स्क्रीन ओके है तो सिलेक्शन टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट अगर ओके है कि नो, ओके, अगर ओके यस है तो इधर जाएगा, अगर नो है तो फिर यहाँ पे रिजेक्ट हो चल जाएगा। सिलेक्शन टेस्ट में हो गया तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या ओके है तो नो, तो रिजेक्ट, अगर यस तो आगे बढ़ेगा। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, फिर उसके बाद अब ये देखना कि क्या रेफरेंस एंड बैकग्राउंड ओके है, यानी कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ओके, ओके अगर है यस तो सिलेक्शन डिसीजन में जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट में चला जाएगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड पता चल गया तो रिजेक्ट कर देंगे। फिर सिलेक्शन डिसीजन में मैनेजर है ना, मैनेजर देखा कि डिसीजन पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब वो बंदा सेलेक्ट हुआ कि नहीं, हाँ सेलेक्ट हो गया, तब उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया जाएगा, एंड उसको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे आपको काम करना और कब कहाँ मिलके आपको जाके काम करना। नेक्स्ट है आपका लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एलिमेंट, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें ना तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए। अब देखो ट्रेनिंग जो है वो अलग वर्ड है, डेवलपमेंट जो है अलग वर्ड है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब भी अलग होता है, मगर जनरली हम लोग एक साथ यूज करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग जो है वो समझते हैं, फिर डेवलपमेंट क्या है वो समझते हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए, ये समझेंगे। तो बताओ सबसे पहले कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किसको दिया जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम लोग देते हैं एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का मतलब, मान लीजिए कि आप किसी फर्म में अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट है तो सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, टैली सॉफ्टवेयर पे, तो टैली सॉफ्टवेयर में मान लीजिए कोई अपडेट आया, तो उस अपडेट को सीखने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग बेसिकली आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप करेंट वर्क जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो उस पोजीशन पे बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम कर सके, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग। मगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, है ना। जैसे कि आप मैनेजर हैं तो मैनेजर को क्या मिलता है, ट्रेनिंग नहीं मिलता है, मैनेजर को मिलता है डेवलपमेंट, क्योंकि मैनेजर कोई तभी बनता है जब उसका ओवरऑल ग्रोथ हो चुका है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको डेवलपमेंट दिया जाता है, या फिर उनका पर्सनल ग्रोथ, है ना, यानी कि जितना ज़्यादा ट्रेनिंग मिलेगा, हर ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट के लिए। आगे डिफरेंस भी देखेंगे। तो चलिए ट्रेनिंग की बात करें तो समझ लीजिए ट्रेनिंग जो है वो ना जॉब ओरिएंटेड होता है। जॉब ओरिएंटेड मतलब क्लर्क में है तो क्लर्क के लेवल का ट्रेनिंग मिलेगा, मैनेजर है अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट लेवल का ट्रेनिंग मिलेगा। पर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, और डेवलपमेंट जनरली मैनेजर्स, यानी कि सिंपली कहे तो लोअर लेवल पे चलता है ट्रेनिंग, एंड मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल पे चलता है डेवलपमेंट। मिडिल एंड टॉप लेवल पे आपका क्या चलेगा, डेवलपमेंट होता है ना। तो ट्रेनिंग means occupying the employee with the required skill to perform the job. The candidate are sent for training so they can perform the job in the expected manner. देखिए क्या कह रहा है कि ट्रेनिंग वो चीज़ है जहाँ पर एम्प्लॉय को भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, और जहाँ पर एम्प्लॉय को सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से काम करेंगे, और कंपनी ये मेक श्योर करता है कि जिस तरीके से हम काम करवाना चाहते हैं उस तरीके का बंदे को ट्रेनिंग मिले। बेसिकली डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ
एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉय डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए, जैसे सैलरी बढ़ना, डिजिग्नेशन बढ़ना, रिस्पेक्ट बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, ये डेवलपमेंट का निशानी है, ठीक है। मगर आपको ट्रेनिंग दिया गया तो ट्रेनिंग से आपका कभी सैलरी नहीं बढ़ता है, ट्रेनिंग से क्या होता है, मोटिवेटेड होकर एम्प्लॉय काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो, तो आपको अगर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, डेवलपमेंट दिया जा रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका ये फ़ायदा है कि आप मोटिवेटेड होकर काम करेंगे, आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे, अच्छे से चीज़ों को सीखोगे, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नीड फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट है, यानी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, डेवलपमेंट दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। सबसे पहला तो रिड्यूसेस लर्निंग टाइम, सीखने का जो समय है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब नए चीज़ आप बहुत जल्दी सीख पाओगे। यानी कि अगर कोई अनट्रेंड एम्प्लॉय है, ट्रेंड नहीं है, तो उसको सीखने में बहुत समय लगेगा, पर कोई अगर वेल ट्रेंड एम्प्लॉय है तो वो नया चीज़ जो है ईजिली सीख लेगा, किसी भी चीज़ को ईजिली अडॉप्ट कर लेगा, ये आप बाखूबी समझते हो इस बात को। नेक्स्ट है बेटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसा, तो जितना ज़्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, यानी कि वो एफिशिएंसी के साथ काम करेगा एंड इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाए तो उसके काम करने का क्षमता भी बढ़ जाता है और वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम भी करता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड फॉर्मेशन कहने का मतलब, एटीट्यूड मतलब एक होता है भाव बढ़ जाना, है ना, ईगो आ जाना, वो एटीट्यूड की बात नहीं है जो आप लोग अपने दोस्तों में यूज़ करते हैं। एटीट्यूड यहाँ पर मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपका जो है एक नज़रिया जो है वो बदल जाएगा, आप पॉजिटिवली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन जब चाहे तब, जब ज़रूरत पड़ता है तब आपको ट्रेनिंग देता है, हर वो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है जो आपको मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका भी मोराल इंक्रीज होगा और आपका एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, एड्स और हेल्प्स इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम। ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम क्या होता है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम कहने का मतलब जब आप काम करते हो प्रैक्टिकली ना, उस केस में बहुत तरीके का प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम कहने का मतलब जैसे मान लीजिए वर्कर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, सारे वर्कर आपस में कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, एफिशिएंसी के साथ काम नहीं हो रहा है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको कहते हैं ऑपरेशनल प्रॉब्लम। यानी कि जब काम चालू हुआ एक्चुअली में तब ये सब प्रॉब्लम दिखना चालू हुआ। एब्सेंट करते हैं बहुत सारे लोग, मतलब जितने भी वर्कर है वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट करना चालू कर रहे हैं, मतलब बिना बोले ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते हैं, छुट्टी मार लेते हैं। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल प्रॉब्लम जो होता है लाइक शॉर्टेज, वेस्टेज, एफिशिएंसी का ना होना, एब्सेंटिज्म का प्रॉब्लम, या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं बनना, एम्प्लॉय के बीच में यूनियन क्रिएट कर लेना, इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैन पावर नीड को मैनेज करना कहने का मतलब, देखिए मैन पावर नीड मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मैन पावर का नीड होता है। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर टेक्निकली काम होता है। अब जरूरी तो नहीं है कि टेक्निकल स्टाफ आपको इजीली मिल जाए, तो उस केस में मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरे कंपनी में बहुत टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, मेरे को मार्केट में अगर टेक्निकली क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे हैं तो अनक्वालिफाइड को ही हायर कर लेंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको उतना इक्विप्ड करेंगे, उसको इतना वेल ट्रेंड करेंगे कि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम करेगा। सर वो ट्रेनिंग लेके भाग गया तो कैसे भाग जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, है ना, एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा एम्प्लॉय का। अब मेरे पास 500 एम्प्लॉय आया, उसको हम ट्रेनिंग दिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम पे लगा दिए,
तो कहीं ना कहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का जो नीड है वो भी फुलफिल हो गया और वेल ट्रेंड एम्प्लॉय भी आ गया। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। नए एम्प्लॉय हैं तो उसको तो ट्रेनिंग मिलता ही मिलता है। एंड लास्ट है हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस मतलब चेंजेस को ईजिली आप अडॉप्ट कर पाते हैं, ये फायदा। जाहिर सी बात है, आप वेल ट्रेंड है, डेवलप्ड हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी एम्प्लॉय हैं वो किसी भी चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर लेंगे। और आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, और अगर डायनेमिक है तो चेंजेस तो आएगा, और जो भी चेंजेस आएगा उसको आपका एम्प्लॉय ईजिली अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि आपको एम्प्लॉय को वेल ट्रेनिंग दिया जा चुका। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। बेनिफिट एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, अगर आपको ट्रेनिंग मिल रहा है तो एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है। कैरियर ऑप्शन इंक्रीज होगा, है ना, जितना ज़्यादा ट्रेनिंग उतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट, उतना ज़्यादा कैरियर ऑप्शन इंक्रीज होगा। अर्निंग मोर, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेंगे क्योंकि काम करने का क्षमता बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, ट्रेनिंग से आपका काम करने का एबिलिटी बढ़ता है तो आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे। बूस्ट मोरल, आपका मोरल बूस्ट होगा क्योंकि आपका एम्प्लॉय, आपका बॉस आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते रहता है। एंड लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, अगर आप वेल ट्रेंड है ना, तो एक्सीडेंट का चांसेस बहुत कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हो, तो बाइक अगर आप वेल ट्रेंड नहीं है तो एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा है, पर अगर आप वेल ट्रेंड है तो एक्सीडेंट का चांसेस कम है ना। तो ये था आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टॉपिक आज का मेरा इस वीडियो में रहेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। तो अभी तक हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं और अभी डिफरेंस देख के हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कॉन्सेप्ट की बात करें तो ट्रेनिंग जो है वो स्किल के ऊपर फोकस रखता है। जैसे हम आपको बताएं ना, ट्रेनिंग कब दिया जाता है, जैसे आप अकाउंटेंट है तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो स्किल, उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का स्किल पे आपको बताया जाता है। मगर डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड इन टीचिंग टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल, सबकी बात करता है। टीचिंग, आपको पढ़ाने की बात होती है। ह्यूमन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बने, और कॉन्सेप्चुअल कहने का मतलब आप जिस तरीके का काम कर रहे हो उस तरीके का काम के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप करना। जैसे मैनेजर्स वगैरह जो हैं उनको कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट मिलता है ना। सूटेबिलिटी की बात करें तो टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग किसको दिया जाता है, टेक्निकल स्टाफ को। मगर डेवलपमेंट किसका होता है, मैनेजेरियल स्टाफ का। और मैनेजेरियल स्टाफ कहाँ रहते हैं, टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल में, है ना। नेचर की बात करें तो ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग अ स्किल ऑलरेडी पोजेस्ड बाय एम्प्लॉय। कहने का मतलब ट्रेनिंग किसको दिया जाता है, ट्रेनिंग जैसे आप अकाउंटिंग का नॉलेज जानते हैं इसलिए आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करने का नॉलेज ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कोई इंजीनियर को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करने का ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। तो जो नॉलेज आपके पास है उसको आप कैसे क्विकली अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, इसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलता है। यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप अच्छे से यूज कर पाए इसलिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। मगर डेवलपमेंट कंसंट्रेट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटीज ऑफ द एम्प्लॉय। डेवलपमेंट आपके अंदर जो वो क्वालिटी जो हिडन है उसको डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट हेल्प करता है आपको। मेथड की बात करें तो ये ऑन द जॉब है, ये ऑफ द जॉब है। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब क्या होता है वो तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ही, एक शॉर्ट में बता देते हैं। जब आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रहा और आप सीख भी रहे हैं, इसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, वो ट्रेनिंग जहाँ पे आप सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा, उसको कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जहाँ पर आप उल्टा दूसरे को पैसा देते हैं सीखने के लिए। जैसे हमको ट्रेनिंग चाहिए था, हम गए और हम ट्रेनिंग लिए और हम बदले में कंपनी को पैसा पे किए, तो ये हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मगर कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराती है, मतलब काम भी करिए पैसा भी लीजिए। कभी कभी कंपनी ऑफ द जॉब मतलब एक और मतलब क्या होता है कि कंपनी आपको कहीं ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया, तो वहाँ पे सैलरी मिलता है आपको, पर आप काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सीख रहे हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब काम भी कर रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, सीख भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रहा है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब आप सिर्फ सीख रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है ना। आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं। फोकस क्या होता है,
ट्रेनिंग फोकस ऑन द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग जाहिर सी बात है प्रेजेंट, आज आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना है इसलिए आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, नहीं काम कर रहे होते ट्रेनिंग नहीं मिलता। मगर डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल फोकस रखता है, फ्यूचरिस्टिक की बात करता है, फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट होता है। टाइम की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म। डेवलपमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो ये वाइडर है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का पार्ट है, यानी कि सारा ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। इनिशिएटिव की बात करें तो ट्रेनिंग कौन कराता है आपको? आपका बॉस। ट्रेनिंग कौन कराता है? आपका सुपीरियर आपको ट्रेनिंग करवाता है। मगर डेवलपमेंट की बात करें, हिमसेल्फ, आप खुद का अपना डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट आपका बॉस कभी आपका नहीं करा सकता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हमेशा आप अपना खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशिएटिव की बात करें तो ट्रेनिंग के लिए परमिशन आपको हमेशा आपका बॉस देगा, मगर डेवलपमेंट जो है वो हमेशा आप खुद से करते हैं अपने लाइफ का। ड्यूरेशन की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म है और ये नेवर एंडिंग। ट्रेनिंग जो है हमेशा शॉर्ट टर्म, जैसे आज सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो आज सीख रहे हैं, कल नहीं करोगे तो कल उस चीज़ का ट्रेनिंग नहीं मिलेगा आपको। मगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा निरंतर चलता रहेगा। और लेवल ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व, तो है ना, लेवल ऑफ ट्रेनिंग कहने का मतलब किस कौन से लेवल पे है। तो ट्रेनिंग जो है वो लोअर लेवल, आपको पता है ना क्या होता है, लोअर लेवल के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। पर डेवलपमेंट जो है वो मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल वाले को दिया जाता है। मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल वाले को ट्रेनिंग दिया जाता है, डेवलपमेंट दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।